3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। खाजपुरा गांव में खेल मैदान के आवंटन की मांग को लेकर ग्रामवासी हुए लामबंद। गांव में खेल प्रतिभाओं के लिए जल्द खेल मैदान उपलब्ध नहीं कराने पर प्रशासन शहरों के संग शिविरों का करेंगे बहिष्कार। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत पालरा के ग्राम खाजपुरा में बच्चों के लिए खेल मैदान की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आगामी दिनों में लगने वाले प्रशासन शहरों के संग शिविर का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। गांव के सुखदेव सिंह रावत का कहना है कि हमारे गांव में खेल मैदान नहीं होने से हमारे बच्चे खेलों में आगे नहीं बढ़ पाते। उन्हें खेलों का प्रशिक्षण लेने या अभ्यास करने के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर नसीराबाद और अजमेर जाना पड़ता है, जिससे उनका समय भी खराब होता है। लिहाजा जिला प्रशासन और सरकार गांव में खेल प्रतिभाओं की तादाद को देखते हुए यहीं पर किसी चरागाह भूमि पर खेल मैदान आवंटित करे ताकि गाँव में ही खेल प्रतिभाएं तराशी जा सके। ये मामला हमारे खेल मैदान से संबंधित है। पालरा पंचायत का ये गांव है जहाँ पे आज़ादी के बाद से कोई खेल ग्राउंड की व्यवस्था नहीं की गई है। जिसके कारण जो भी युवा है जो आर्मी में जाना चाहता है, पुलिस में जाना चाहता है या खेल के मैदान में आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहता है, वो खेल मैदान के कारण वंचित रह जाता है। इससे उनके जो भविष्य है उनके साथ भी बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये खेल मैदान बनाने की मांग रखी है। हमारे आदरणीय सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब गुलाब जी ने भी सितंबर 2020 में इसका प्रस्ताव रखा है पंचायत में। अभी आज जब इनसे वापस बात हुई है खेल मैदान से संबंधित, तो इन्होंने हमें बताया है कि आने वाले 2 अक्टूबर को इसमें ग्राम सभा में इसका प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अगर 2 अक्टूबर को अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो हम उनका सम्मान करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो चाहे कुछ भी हो, हम मैदान बना के रहेंगे और फिर आगे से जो भी उनको करना है वो सोच समझ के करें। और हम बिल्कुल खेल मैदान के पक्ष में हैं। वहीं गांव के युवा समाज सेवी ललित सिंह रावत ने बताया कि गांव खाजपुरा में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहां कोई सुविधाएं नहीं होने के बावजूद बच्चे मेहनत करके दूर दराज जाकर खेलों का अभ्यास करते हैं। सुविधाओं और संसाधनों के अभाव में भी 32 गांवों की ट्रॉफी जीत कर आए हैं। तो अगर खेल मैदान हो तो यहाँ के बच्चे जिले या राज्य स्तर तक खेल कर गांव और जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। प्रशासन से यही मांग है कि बच्चों के लिए जल्द से जल्द जमीन आवंटित करे। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बच्चों को पुलिस और फौज में जाने की तैयारी के लिए माखोपुरा और नसीराबाद जाकर अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए जल्द से जल्द गांव के बच्चों को खेल मैदान के लिए जमीन आवंटित करें, अन्यथा ग्रामीणों द्वारा 2 अक्टूबर से आयोजित होने वाले प्रशासन शहरों के संग कैंप का विरोध किया जाएगा। हमारे गांव में 2020 से हम प्रयास कर रहे हैं कि खेल मैदान उपलब्ध हो, लेकिन जहाँ भी जा रहे हैं हमको आश्वासन दे रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, बस कागजों के अंदर 2-4 पेपर में फाइल बना के पड़ी हुई है। और स्कूल से अभी हम लेकर आए 2020 से आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पूरा हमारे 32 गाँव की टीमों में हमारे गाँव ने ट्रॉफी जीत के आए। उस ट्रॉफी जीत कर आने के बाद हमारे गांव में कोई मैदान नहीं है। वो दूसरे गांव को भी यहाँ बुलाना चाहें तो कहाँ मैदान नहीं है, कहाँ गेम कराओ। हाँ, इससे आगे हमारा किसी बच्चे को तैयार करना चाहते हैं तो या तो जाएगा माखोपुरा ITI के वहाँ खेलने या दूर देश गाँव में जाना पड़ता है। बड़ी नागफनी दरगाह बाईपास सड़क पर पुलिया निर्माण का काम ठप होने से क्षेत्रवासी परेशान। बड़ी नागफनी से चामुंडा रोड तक 2 भागों में बटी बस्तियां, पुलिया का काम नहीं होने से आवागमन भी हुआ बंद। बड़ी नागफनी दरगाह बाईपास रोड पर पिछले 4 दिनों से पुलिया निर्माण कार्य ठप्प पड़ा रहने से क्षेत्र के लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को क्षेत्रवासियों ने मीडिया के समक्ष अपनी पीड़ा का इजहार करते हुए बताया कि बड़ी नागफनी दरगाह बाईपास से चामुंडा माता मंदिर संपर्क सड़क 2 भागों में विभाजित हो चुकी है।
लोगों को अपने वाहनों से आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में क्षेत्र में यदि कोई बीमार पड़ेगा या दुर्घटना होगी तो उसे कैसे ले जाया जा सकेगा, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। लोगों ने बताया कि विधायक कोष से स्वीकृत इस पुलिया का निर्माण पिछले 4 दिन से बंद है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। पुलिया के दोनों ओर बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं और बीच में गंदा पानी बह रहा है। ऐसे में दुपहिया वाहन चालकों को भी इसमें से निकलने में जोखिम उठानी पड़ रही है। का बाईपास है और ये पुलिया 4 दिन से टूटी हुई है, इसके कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है। वो तोड़ के गए और यहाँ से जो सरिये निकले थे वो सब सरिये ले जाके और उनको बेचने का काम कर रहे हैं, बाकी कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ। और अभी 2 दिन पहले जो बरसात आई, बरसात में कई आदमी इस पुलिया से इधर से उधर नहीं आ सके न जा सके, ऐसी हालत हो गई। समस्या ये है कि न तो यहाँ कोई रोड है न कोई इधर का जो बोराज तक संपर्क सड़क है, ये अपने चामुंडा संपर्क सड़क है वहाँ तक जाती है, यहाँ इसमें कोई भी शुद्ध लेने वाला नहीं है। ये पुलिया बनाने का काम चल रहा है, ये 4 दिन से तोड़े हुए है, कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। ये विधायक कोष से हो रहा है। बड़ी नागफनी है, दरगाह बाईपास मेन रोड है। आज 4 दिन से ये पुलिया तोड़ रखी है इन्होंने, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। आने जाने की समस्या आ रही है, मेन रास्ता है ये नागफनी का। 8-10 जने गिर चुके हैं। अभी आपके सामने देख रहे हो आप, गाड़ियाँ फंस रही हैं यहाँ पे, धक्का दे के निकालना पड़ रहा है। आने जाने में कितनी तकलीफ हो रही है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी। ये पुलिया बन रही है। किशनगढ़ से कार्यक्रम में शामिल होने आए जमाई ने खुद को लगाई आग। पैसों के तकाजे को लेकर हुए अग्निकांड में 4 लोग झुलसे। इंदिरा कॉलोनी में रहने वाले अमरचंद और मीरा के यहाँ बच्चे के जन्म के बाद नहावन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें किशनगढ़ से संदीप और उसकी पत्नी रेखा भी आए हुए थे। तभी संदीप ने पुराने दिए हुए पैसे लौटाने का तकाजा करते हुए झगड़ा शुरू कर दिया और पैसा नहीं देने पर केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। अचानक हुए इस अग्निकांड में संदीप को बचाने पहुंची उसकी पत्नी रेखा और मीरा का भाई अमरचंद भी झुलस गया। झुलसे हुए सभी लोगों को तत्काल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं संदीप की हालत नाजुक बनी हुई है। वहाँ से आए किशनगढ़ से, आते हैं ना पैसे मांगने लगे, पैसे की बात ही नहीं हुई और एकदम से निकास पेट्रोल फूट लिए थे ऊपर और आग लगा दी खुद ने। कितना पैसा मांग रहा था? ये 30 पता नहीं थी, पैसे कर रहे थे इन्होंने। तो बाप के पैसे मांग रहा था? ये कोई शादी करी थी तो उस टाइम लिए थे भैया ने, तो फिर उस पैसे के वास्ते इसने ऐसे काम कर लिया सर। आग लगा लिया अपने आप को? हाँ। आप क्या लगते हो? बीवी हूँ उसकी। क्या नाम है आपके पति का? संदीप जी। इंदिरा कॉलोनी में हुई थी। क्या हुआ था? कोई खुद ने तेल लेके आया और रसोई में गया और खुद ने डाल लिया। कौन है ये हमारे मामा का जवाई है। क्या नाम है? संदीप है इसका नाम। अच्छा, क्या क्या मांग, क्यों, कारण क्या है? बोले वो मेरे को पैसे चाहिए। किस लिए? बोले मेरे पैसे दे रखे, वो पैसे दो मेरे को तो, और मैं तो नहीं तो आग लगा लूंगा शरीर के ऊपर। तो रसोई में गया और रसोई में जाकर ऊपर घास डाल दिया। क्या लगता है आपको? हमारे मामा का जवाई है तो हमारा ही पावना हुआ ना। अच्छा, ये कहाँ का रहने वाला है? ये किशनगढ़ का है। और कौन कौन जल गए? ये 4 जने जले, मेरी भाभी जल गई और उसकी वो खुद की औरत है। क्या नाम है उनका? रेखा। और कौन जला? और उसकी औरत रेखा। अच्छा, और मेरा भाई अमरचंद। अमरचंद? हाँ। ये कहाँ पे रहते हैं? ये वहीं रहते हैं। उसके तो फंक्शन था। अच्छा, किस चीज़ का फंक्शन चल? मतलब लड़का हुआ था। अच्छा। तो उसके नावण था ये। तो तीनों चारों चल गए? हाँ, ये तीनों चारों उसको बचाने के चक्कर में वो कपड़े उसका पकड़ लिया। कहाँ पर लेकर आए हो अभी? अभी विक्टोरिया में लेके आए इमरजेंसी में। हालत गंभीर है? ज़्यादा है। थाने से आए कोई? पुलिस थाने से आए कोई? नहीं, अभी तो थाने से को पता ही नहीं है। एलिवेटेड रोड निर्माण में गार्डर रखने के दौरान बाटा तिराहे पर रहा यातायात बंद। रूट डाइवर्ट होने के दौरान जगह जगह दिखे जाम के हालात। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य के लिए रविवार को बाटा तिराहे पर स्टील गार्डर रखने के लिए यातायात को डाइवर्ट किया गया। लिहाजा स्टेशन रोड पर इंदिरा गांधी स्मारक से लेकर बाटा तिराहे तक ट्रैफिक पूरी तरह बंद रहा।
मार्टिनल ब्रिज से स्टेशन की ओर जाने वाले लोग बाटा तिराहे से केसरगंज पड़ाव होते हुए स्टेशन जा रहे थे। वहीं स्टेशन से मार्टिनल ब्रिज जाने वाले लोग मोनिया इस्लामिया स्कूल के पास वाली गली से केसरगंज होकर मार्टिनल ब्रिज पहुंच रहे थे। लेकिन इस ट्रैफिक डाइवर्ट व्यवस्था की पालना कराने के लिए किसी भी पॉइंट पर ट्रैफिक पुलिस तैनात नहीं थी, जिसके चलते दिन भर जाम के हालात बने रहे। रविवार को नीट की परीक्षा थी, जिसके चलते बड़ी संख्या में अजमेर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को परीक्षा केंद्र पहुंचने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर हम तो देखो आज संडे है, मेरा पास में ब्यूटी पार्लर है कॉलेज सैलून के नाम से। मैं सुबह 8 बजे आ गया तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ, अखबार में भी मैंने देखा तो क्या आज पूरा ब्लॉक लिया है हमने यहाँ पे, तो पूरा व्यापार ठप है। संडे के दिन तो आप जानते हो पार्लर हो चाहे अपने बार्बर शॉप हो, छोटी मोटी दुकान, संडे के दिन हमारा मेन रहता है क्योंकि ऑफिस स्कूलों सबकी छुट्टियां रहती हैं। अभी कोविड की वजह से वैसे ही काम धंधे बंदे आए दिन बंद कर रहे हैं और काम भी कछुए की चाल से चल रहा है इनका काम, कोई प्रोग्रेस नहीं है। कभी कहते हैं ठेकेदार चेंज हो रहा है, कभी कहते हैं हमारी लेबर भाग गई है, ये पेमेंट नहीं देते हैं। हमने कलेक्टर से भी जाके मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि भाई ये काम द्रुतगामी होना चाहिए और ज़्यादातर नाइट में होना चाहिए ताकि व्यापार पर इसका असर ना पड़े। कोविड की वजह से व्यापार में वैसे ही व्यापार धंधे बहुत ही वैसे चल रहे हैं और हमारी तो चलो घर की दुकान है, यहाँ कई दुकानें बंद हो चुकी हैं मोबाइल की भी, क्योंकि धंधा बिल्कुल नहीं है। अब आदमी किराया कहाँ से निकाले, बहुत ही बुरी स्थिति है। और ये रोड पे हमने कह के अभी हफ्ते भर पहले ये रोड हमने वापस से बनवाया, पर ऐसा टेम्परेरी बनाते एक बारिश में क्या देख लो आप क्या गड्ढे हो रहे हैं, पूरे रोड की हालत बेहतर है, गाड़ियों में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, जाम लगेगा। और आज एग्ज़ाम भी है बच्चों का, अभी 1 बजे से देखना आप 4 बजे क्या पोजीशन होती है इस रोड की। बच्चे ही परेशान हो रहे हैं बेचारे खूब, जाम पे लगे आने दोनों तरफ जाम लग ही रहा है सर, बच्चे परेशान हो रहे हैं स्कूल जाने वाले। वहीं पेपर छूटने के दौरान भी जाम के हालात नजर आए। स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों ने जिला प्रशासन व स्मार्ट सिटी मिशन के अधिकारियों से अपील की है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत काम की रफ्तार को बढ़ाया जाए। साथ ही जिस दिन गार्डर रखने हो या कोई बड़ा कार्य करना हो उस दिन सुबह 5 बजे से 10 बजे के बीच या रात्रि में यह कार्य किया जाए, जिससे कि शहरवासियों और व्यापारियों को परेशानी न उठानी पड़े। भाई ये रात में होना चाहिए, जो ये एलिवेटेड का काम हो रहा है ये गार्डर रखने का, अगर ये रात में हो तो व्यापार पर खराब नहीं हो, व्यापारी को परेशानी भी नहीं हो, या फिर सुबह के टाइम हो कि 5 बजे से 10 बजे तक और 10 बजे बाद मार्केट खोल दें। अभी तो हम बैठे हैं और नहीं बैठे हैं हम उसके बराबर हैं। दुकानें भी खुल ली है तो दुकानें खोलने का कोई मतलब ही नहीं, दुकान खोलने का जब मतलब हो जब चारों तरफ से रास्ते बंद, कोई मतलब नहीं है। अगर रास्ते खुले होते, एक तरफ का भी रास्ता खुला होता तो कम से कम ग्राहक तो आता। अभी बंद चल रही है दोनों तरफ से, अभी चारों तरफ से बंद है। हाँ, वो भी कौन जिम्मेदार होगा उसका? ये प्रशासन अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है क्या इस चीज़ की? रात को करने में ये फायदा है कि व्यापार भी खराब नहीं होगा, व्यापारियों को भी परेशानी नहीं होगी, हमारी दुकान खोलने का मतलब भी निकलेगा कुछ। और अभी तो पब्लिक निकल रही है बराबर, स्टेशन जाने वाले भी इधर से ही जा रहे हैं, पैदल जाने वाले तो। अजमेर टेंट डीलर समिति ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को सौंपा ज्ञापन। शादी विवाह समारोह में 200 से 250 व्यक्तियों को छूट देने की मांग। पिछले 1.5 वर्ष से व्यापार बंद होने एवं शादी समारोह में व्यक्तियों की सीमित संख्या होने से टेंट एवं विवाह समारोह से संबंधित सभी व्यापारी बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं। इसी कारण प्रदेश व राजस्थान के सभी जिले अपनी अपनी ओर से लगातार सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई कर तुरंत राहत प्रदान करे। इसी क्रम में आज अजमेर टेंट डीलर्स समिति एवं केकड़ी टेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को ज्ञापन सौंपकर तुरंत राहत देने की अपील की है। मंत्री रघु शर्मा ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात को सुना और आश्वासन दिया कि बहुत जल्द ही इस बारे में मुख्यमंत्री से विमर्श कर कोई निर्णय लिया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में अजमेर टेंट डीलर्स समिति के जिला अध्यक्ष चरणजीत सिंह, कार्यालय सचिव सर्वेश्वर तिवारी, शंकर सिंह, हरि सिंह और केकड़ी टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक राठा व सभी पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। आज आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी को हमने निवेदन किया है, राजस्थान सरकार को निवेदन किया है कि कृपया हमारे
व्यापार को 200 आदमियों की अनुमति प्रदान करें, ताकि हम 200 आदमियों का समारोह हम आयोजित कर सकें, जिससे हमारा व्यापार सुगम रूप से चल सके। इसके पश्चात हमने अजमेर ज़िले में हमारे जितने भी विधायक महोदय हैं उनसे भी ये आग्रह किया है ज्ञापन के माध्यम से कि हमारी ये जो मांग है, ये मांग एक सामाजिक और एक तरह से रोजगार परक मांग है। इससे हमारे अजमेर शहर के, अजमेर ज़िले के और समस्त राजस्थान के लाखों लोग बेरोजगार हैं। इस मुद्दे को कृपया सरकार के संज्ञान में लाएं। तो पक्ष और विपक्ष के सभी विधायक महोदयों को भी निवेदन किया गया है, उनके माध्यम से भी हमने एक ज्ञापन उनको सौंपा है। अजमेर विधायक उत्तर से श्री वासुदेव देवनानी जी को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। मैडम अनिता बघेल जी को भी हमने ज्ञापन सौंपा है अजमेर दक्षिण से, और आदरणीय सुरेश जी रावत पुष्कर को भी हमने ज्ञापन सौंपा है। और किशनगढ़ के विधायक महोदय को भी हमारे किशनगढ़ की इकाई आज विधायक साहब को ज्ञापन सौंपने वाली है। इसलिए सरकार से पक्ष विपक्ष से हमारा निवेदन है, कृपया हमारे रोजगार पे ध्यान दें। हमारे समारोह के लिए 200 से 250 आदमी की अनुमति तत्काल प्रदान की जाए। अगर आज प्रदान नहीं की जाती तो आगामी नवंबर दिसंबर का जो सीजन आने वाला है वो भी हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आरपीएससी द्वारा आयोजित एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बस स्टैंड पर दिखी है व्यवस्थाएं। हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ के लिए निःशुल्क बस सुविधा, लेकिन बसों का नहीं किया इंतजाम। सोमवार को प्रदेश भर में आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश भर से हजारों अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्र के लिए रविवार को ही निकलना शुरू हुए। हालांकि आरपीएससी ने अभ्यर्थियों के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की, लेकिन रोडवेज प्रबंधन द्वारा भीड़ के मद्देनजर अतिरिक्त बसों का इंतजाम नहीं किए जाने से बस स्टैंड पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। वहीं भीड़ का आलम यह था कि बसों में छात्राओं को चढ़ने में भारी परेशानी हो रही थी, तो छात्र भी धक्का मुक्की के बीच बसों में दरवाजे और खिड़कियों से घुसने के प्रयास करते दिखे। वहीं जिसको जगह नहीं मिल रही थी वे छतों पर यात्रा करने को मजबूर हुए। इस तरह के आलम पहले भी कई बार देखने को मिले हैं, क्योंकि प्रशासन पहले से इन व्यवस्थाओं के लिए मुस्तैद नहीं होता और बाद में दुर्घटनाओं के बाद अफसोस जताया जाता है। राजसमंद एसआई का एग्जाम देना है, अब राजसमंद सेंटर जाना था हमें। यहाँ पर बस रोक परिवहन की कोई व्यवस्था नहीं है। आरपीएससी ने अपने आपे से बाहर की ये अनाउंसमेंट कर दी कि पूरा ये फ्री होगी बसें, और कुछ व्यवस्था नहीं है। सुबह से लाइन में खड़े हैं, टिकट नहीं तो दे रहे हैं, नहीं यहाँ पर कोई बस आ रही है। बहुत परेशान हो रहे हैं सारे के सारे विद्यार्थी। पाली आना था, पाली के लिए कोई भी बस नहीं है कोई यहाँ पर। कब से खड़े, एक भी बस नहीं है। बाकी ये बसें आ रही है तो एक भी नहीं लग रही यहाँ पे, अभी तो एक भी बस नहीं आई। बाकी सब विद्यार्थी वेट कर रहे हैं। कितनी देर से खड़े हुए यहाँ? कम से कम 2 घंटे हो गए होंगे। अच्छा, तो क्या मानते हो कि यहाँ पर कोविड नियम की क्या पालना? कुछ पालना नहीं हो रही। व्यवस्था होनी चाहिए थी विद्यार्थियों के लिए। एग्जाम इतने बड़े स्तर पर किया तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। इतना बड़ा एग्जाम राजस्थान लेवल पे हो रहा था, उसके लिए विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। कोई व्यवस्था नहीं है। देख लो यहाँ पर सब विद्यार्थी ऐसे, और देखो बस वही छत पे बैठे हैं। उनके लिए भी रिस्क है, कहीं लगभग जाए तो वो ये है। यहाँ पे देखो सर कैसे चल रही है भीड़, ये सीट ही नहीं मिल रही है। ना प्राइवेट बसेज है ना गवर्नमेंट बसेज। प्राइवेट बसेज ऑनलाइन कैंसिल कर रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं टिकटें। क्या कहाँ जाए अब? कोविड की तो पैसा बहुत उड़ गई। देखो मास्क देखो अब किसी के नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर आ रही है? हाँ दिख रही है, देखो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अब क्या करें, मजबूरी है, एग्जाम देना आना ही था। हम आए सर जोधपुर से आए। अभ्यर्थियों ने बताया कि जिस बड़े स्तर पर परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा किया जा रहा है, उस स्तर पर अभ्यर्थियों के आवागमन के लिए भी व्यवस्था की जाती तो इस तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ती। जोधपुर जाना है एग्ज़ाम देने के लिए और बसें नहीं मिल रही है, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। तो सरकार से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें इंतजाम करे, बसों का ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सर जेएन का एग्जाम देने के लिए आया सिविल डिग्री से, और मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। और हम सर 12 बजे हमारा एग्जाम खत्म हुआ और अभी 12:30 हो रहे हैं। 12:30 से हम अभी 4 बज रहे हैं, 4:30 तक हम इतनी देर तक इसी लाइन में खड़े और इसी जगह पे खड़े, और एक भी बंदे से यहाँ पे 12 बच्चे बैठ रहे हैं और जा रहे हैं, और हम इधर खड़े हैं। कब से लाइन में लाइन लगाए हुए, कोई नहीं लाइन टिकट भी नहीं दे रहे, कब से खड़े हैं। इसका क्या सोल्यूशन है? कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है सर, हम बहुत नागों से परेशान हो गए। इससे व्यवस्था से जो लगाई है, कोई रोडवेज व्यवस्था नहीं सर। बैठ के पसीज रहे, पसीना हो रहे हैं, जगह ही नहीं मिल रही, खड़े होके जा रहे हैं। बस स्टैंड पर राजसमंद, उदयपुर, जोधपुर, पाली और अन्य परीक्षा केंद्रों पर जाने के लिए हजारों अभ्यर्थी एक साथ पहुंच गए। बस स्टैंड से ड्यूटी इंचार्ज यशपाल दाधीच ने बताया कि 1 उदयपुर 2 जोधपुर के लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया गया है। व्यवस्था बनाने में कोशिश की जा रही है, लेकिन ट्रैफिक यानी भीड़ इतनी है कि उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अभी हमने 1 जोधपुर एक्स्ट्रा भेजी है, अभी हमने एक उदयपुर एक्स्ट्रा लगा रखी है। 1 उदयपुर के लिए और एक्स्ट्रा गाड़ी आ रही है। व्यवस्था में
ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हम लोग व्यवस्था करने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं और ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण से थोड़ा सा अनकंट्रोल हो रहा है, पर इतना विश्वास है हम कंट्रोल कर लेंगे। अभी तक तो हमने एक्स्ट्रा गाड़ियाँ 3 भेजी है, एक गाड़ी की व्यवस्था अभी चल रही है। अभी थोड़ी देर आधे घंटे 20 मिनट में एक और गाड़ी आ जाएगी, उसके बाद उसको भी हम भिजवा देंगे। हाँ जी, बिल्कुल फ्री है सर। और इनका ये परिचालक टिकट काटता है, उनके हम बुकिंग काउंटर से सीट नंबर इशू करते हैं। इनका जो एडमिशन कार्ड देख करके सीट नंबर इशू कर देते हैं और इनको आराम से वाहन में बिठाया जाता है। वो ट्रैफिक मैंने आपसे भरवाया ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक के अनुसार व्यवस्था चल रही है सर। अब इसमें तो मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने के कारण से थोड़ी सी परेशानी है और व्यवस्था हम सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं और इतना विश्वास है आराम से व्यवस्था कर देंगे क्या। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस इनको भी रखना पड़ेगा और व्यवस्था तो व्यवस्था के हिसाब से ही होती है। बस स्टैंड पर हजारों अभ्यर्थियों की भीड़ के मद्देनजर सिविल लाइंस थाना पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा, लेकिन वह भी व्यवस्थाएं बनाने में नाकाम साबित हुआ। अभ्यर्थियों को आरोप था कि घंटों लाइन में लगने के बाद भी उन्हें बस का टिकट नहीं मिल पा रहा। ऐसे में वे परीक्षा केंद्रों पर कब और कितने बजे पहुंचेंगे यह उन्हें भी नहीं मालूम और पहुंच भी पाएंगे या नहीं यह भी एक बड़ा सवाल है। हमें वहाँ जाना था, राजसमंद जाना था, पर बसें थोड़ी लेट हैं, आ ही नहीं रही हैं, मिल ही नहीं रही हैं, तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घूम रहे हैं इधर उधर, प्राइवेट बस भी नहीं मिल रही है, कहीं भी कुछ कोई साधन ही नहीं है जाने के लिए। और ये समझ लो इतने बच्चे स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं और वो मांग कर रहे हैं बसों के लिए, पर पता नहीं है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। अभी तो काफ़ी देर हो गई, 1-2 घंटे हो गए हमें यहाँ खड़े खड़े, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। ये समझ लो कि हालत तो वैसे ही ख़राब होगी दौड़ दौड़ के। तो ऐसी क्या बसें फ्री की कि बच्चों को पहुँचने के लिए कुछ व्यवस्था ना हो, तो बसों का फ्री होने का मतलब ही क्या है। ऐसी बसों का टाइम पे नहीं पहुँच पाए कि वैसे ही हालत इतनी ख़राब हो रही है और टाइम पे नहीं पहुँच पाए तो क्या होगा। दूसरी जगह इतनी दूर है अपने शहर से, कुछ पता भी नहीं है हमें यहाँ के बारे में कि क्या है। हम कहीं जाएंगे, अब राजसमंद पहुँचेंगे, रात में पहुँचे कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, कोई पता नहीं है। जेंट्स तो कहीं भी रुक जाएं, अब लेडीजों का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है रुकने का। ऐसे कहीं लेडीजों को तो ये समझ लो कि दिक्कत है। पहले लड़के घुसने की पहले लग पड़ी है, सबको पड़ी है अपनी अपनी, कोई किसी को नहीं देख रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, सब ये लग रहा है कि हम कैसे पहुँचे बस, क्योंकि है ही ऐसा समय, सबको लग रहा है कि हम ही जाएँ। सिविल डिफेंस टीम पुष्कर सरोवर में डूबते फौजी की बचाई जान। नागरिक सुरक्षा टीम पुष्कर की सजगता से बचाया यात्री को। रविवार दोपहर यज्ञ घाट के सामने मानसिक रोगी सुरेश जाट पुत्र कानाराम जाट निवासी जेठाना स्नान करने के दौरान सरोवर के अंदर चला गया, जबकि उसको तैरना नहीं आता था। इस दौरान घाटों पर तैनात सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के कहने के बाद भी उसने अनसुना कर जिद कर मध्य सरोवर में बनी छतरी तक पहुंच गया। उसको वापस बुलाया गया तो कहा मुझे तैरना नहीं आता। उसके साथ आए लोगों ने मालूम करने पर बताया कि वह फौजी है और मानसिक बीमार है। इसकी जानकारी तत्काल पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और उसको निकालने के निर्देश दिए, लेकिन वह पुलिस वालों से ही बहस करने लगा। घाटों पर तैनात सिविल डिफेंस के रेस्क्यूअर किशन गोपाल जाट अपने साथ लाइफ सेविंग रिंग यानी ट्यूब लेकर अशोक अजमेरा के साथ पानी में तैरकर छतरी पर पहुंचे और उसको समझा बुझाकर रिंग ट्यूब में बैठाकर सुरक्षा घाट पर लेकर आए और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस बचाव कार्य में सिविल डिफेंस टीम के सदस्य अमरचंद सांकला, श्याम सुंदर मारोठिया और सुनील उपाध्याय का भी विशेष सहयोग रहा। अभी यज्ञ घाट के ऊपर एक यात्री था, सुरेश नाम का, सुरेश कानाराम जेठाना का। तो वो क्या कि तैरना नहीं जानता था, लेकिन यज्ञ घाट से जो छतरी है सामने सरोवर के बीच में, उसमें चला गया वो और वापस नहीं आ पाया। तो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर मैं और अशोक जी अंदर पानी में उतर के उसको रिंग की सहायता से सुरक्षित लेके आए और पुलिस को सपुर्द किया है। हाँ, मानसिक रूप से अस्वस्थ, और वो क्या कि गाली गलौज या बकना वगैरह शुरू की उसने, लेकिन हमने पुलिस को सपुर्द कर दिया। वो आगे कार्रवाई पुलिस वाले करेंगे। सशक्त मंडल अभियान के अंतर्गत पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक संपन्न। संगठन, सशक्तिकरण, सेवा और समर्पण अभियान, स्थानीय समस्याओं सहित विभिन्न विषयों पर हुआ मंथन। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सशक्त मंडल अभियान के अंतर्गत पुष्कर विधानसभा क्षेत्र की
समीक्षा बैठक का आयोजन आज पुष्कर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में किया गया। इस अवसर पर अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा, पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत, विधानसभा समन्वयक नरेंद्र सिंह चूंडावत, जिला महामंत्री जीतमल प्रजापति, पुष्कर नगरपालिका अध्यक्ष कमल पाठक तथा पुष्कर मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। सशक्त मंडल अभियान के विधानसभा प्रवासी बीरमदेव सिंह ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता वो पहली सीढ़ी है जिसकी मजबूती के बिना कभी भी उपलब्धियों की बहुमंजिला इमारत की छत पर नहीं पहुंचा जा सकता। जब कार्यकर्ता मजबूती से धरातल पर कार्य करेंगे तब मंडल सशक्त होगा और जब मंडल सशक्त होगा तभी सत्ता हमारी होगी। बैठक में बीरमदेव सिंह ने पुष्कर विधानसभा के 6 मंडलों के पन्ना प्रमुख, बूथ समिति, बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र संयोजक, शक्ति केंद्र प्रभारी, महिला कार्यकर्ता, ओबीसी कार्यकर्ता, मंडल के जनप्रतिनिधि व प्रभावशाली व्यक्ति, वरिष्ठ कार्यकर्ता, एससी कार्यकर्ता सहित विभिन्न मोर्चों तथा मंडल की कार्यकारिणी के बारे में विस्तार से चर्चा कर समीक्षा की और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं के स्थान पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को दायित्व देने के निर्देश प्रदान किए और मंडलों के सशक्तिकरण हेतु पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडल अध्यक्षों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस 17 सितंबर को है। इस वर्ष मोदी को जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करते हुए 20 वर्ष होने जा रहे हैं। उसी के प्रतीक स्वरूप भाजपा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान चलाने जा रही है। ज्ञात हो कि इन 20 दिनों में अंत्योदय के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर तथा देश की स्वतंत्रता दिलाने में योगदान देने वाले महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर भी आएगी। इसलिए पार्टी इस अभियान को उत्सव के रूप में मनाएगी, जिसके अंतर्गत बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण कार्य, स्वच्छता अभियान आदि विभिन्न सेवा कार्यों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पुष्कर विधानसभा के 6 मंडलों के मंडल प्रवासी, मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री उपस्थित रहे। हमारे सक्रिय बूथ सशक्त मंडल सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख नियुक्ति इस विषय को लेकर के ये बैठक हुई है। इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, मंडल के प्रवासी इन लोगों ने भाग लिया, जिले के पदाधिकारी और पार्टी ने 3 चरणों में सशक्त मंडल वाला जो कार्यक्रम है उसको 3 चरणों में हम चलाएं। पहले हम हमारा जो मंडल है इसके मंडल का परिसीमन, मंडल की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ है उसके अनुरूप इसको बनाएंगे। इसके बाद में हमारे द्वितीय चरण में बूथ समितियाँ हैं, हमारे शक्ति केंद्र हैं, इन सारों का गठन होगा और इसमें जितने भी निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी जगह सक्रिय सभी कार्यकर्ता जुड़ करके और एक सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख नियुक्ति, ये कार्यक्रम हम फरवरी 2022 तक पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लेंगे। इसके साथ जैसे 242 बूथ हैं उसके विधानसभा क्षेत्र में, इन सभी बूथों पर हमारी बूथ समितियां होगी, हमारे बूथ अध्यक्ष होंगे, शक्ति केंद्र के संयोजक होंगे, शक्ति केंद्र के प्रभारी होंगे। इसी प्रकार से मंडल में भी हमारे सभी मोर्चे गठन हो चुका है और मंडल अध्यक्ष और मंडल की कार्यकारिणियां बन चुकी है और पूर्ण रूप से संगठन सक्रिय रूप से काम कर रहा है। संकल्प हमारा यही था, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ समिति और पन्ना प्रमुख नियुक्ति। इस विषय पर ही हम समीक्षा बैठक, आज ये जो बैठक थी ये हमारी समीक्षा बैठक है। हमने एक डायरी दी है, डायरी में सारी संकलन होगा और वो डायरी हम 16 तारीख को हमारे जो अभियान में हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्हीं को सक्रिय करना है, जुड़े हुए नहीं, जो हैं उनको सक्रिय करना है। नए जो कार्यकर्ता हमारे पास आएंगे उनको नए को जोड़ा जाएगा। वो बैठक अनेक विषयों को लेकर हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 17 तारीख को जन्म दिवस है और ये एक संयोग है कि जब 17 तारीख का उनका जन्म दिवस होगा तो 7 अक्टूबर को
उनको इस जनप्रतिनिधि के नाते 20 साल काम करते हुए हो जाएंगे। 2001 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री बने और तब से लेकर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और अब जो जन्मदिन आ रहा है ये जनप्रतिनिधि के नाते इस देश की सेवा करते हुए उनको 20 वर्ष हो जाएंगे। और इस 20 वर्षों के अंदर उन्होंने जिस तरीके से गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, वनवासियों के लिए और आदिवासियों के लिए जो काम किया है वो देश की आज़ादी के 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो 7 साल में। तो इस सहयोग में जो जन्म दिवस मना रहे हैं हम, ये जन्म दिवस 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक 20 दिन मनाएंगे। और इस मध्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 25 सितंबर को उनका जन्म दिवस आएगा और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती आएगी। इन सारे विषयों को लेकर के इस 20 दिन के अंदर जो मोदी जी सेवा कर रहे हैं और जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का समर्पण और त्याग का जीवन रहा है, महात्मा गांधी जी का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, उन सब के जो जीवन को लेकर कर हम सेवा भाव जो आया है सामने, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस 20 दिन के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करें। विशेष रूप से बूथ के ऊपर पर्यावरण के क्षेत्र में काम करेंगे और अपने अनाथ आश्रम के अंदर हो, चाहे चिकित्सालयों में जाकर के हो, चाहे वृद्ध आश्रम हो, इन सारे क्षेत्रों में। उसके साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर भी काम करेंगे। टीकाकरण के अंदर जो टीकाकरण नहीं हो पाया उनको टीकाकरण करने में सहयोग करेंगे और विकलांगों को क्या सहयोग किया जा सकता है, विकलांगों की सेवा करेंगे। इस तरीके से सेवा कार्य कम से कम 7 तरीके की गतिविधियां वो चलेंगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी प्रत्येक बूथ पर मनाई जाए, इस तरीके की हम रचना करने के लिए। और जो अभी वीरमदेव जी वैसा होता है, सशक्त मंडल का जो अभियान चल रहा है वो अभियान 15 तारीख को पूर्णता की ओर, वो 1 अगस्त से शुरू हुआ था और अब ये 15 सितंबर को पूर्णता की ओर है और 15 सितंबर को ये पूर्ण हो जाएगा। रविवार से पूरे अजमेर शहर में 72 घंटे के अंतराल से पेयजल सप्लाई शुरू। बीसलपुर के घटते जल स्तर को लेकर अजमेर, टोंक और जयपुर में पेयजल कटौती हुई शुरू। पूरे प्रदेश में इस साल सामान्य से कम मानसूनी बारिश होने के चलते जहां बांध और झीलों में पर्याप्त पानी की आवक नहीं हो सकी, वहीं अजमेर, जयपुर और टोंक की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध में भी अब मार्च 2022 तक का ही पानी शेष बचा है। इसे लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि यदि अगर अभी कटौती नहीं की गई तो मार्च में हमें पानी नहीं मिल पाएगा। लिहाजा उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आज से अजमेर में 10% पानी की कटौती शुरू कर दी गई है, जिसके चलते अब 72 घंटे के अंतराल पर मात्र 1 घंटे ही पेयजल सप्लाई होगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आम उपभोक्ता भी इसमें अपना सहयोग करते हुए पानी का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। उन्होंने कहा कि लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त पानी की सप्लाई की जाएगी, किसी को भी इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बीसलपुर के अंदर जो पानी है हमारा, उससे अगर हम अभी जो स्थिति है 48 घंटे के अंदर ही हम सप्लाई करते रहते हैं तो इससे हम इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींच पाएंगे और ये मार्च अप्रैल 2022 के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो चूँकि गर्मियां हैं, गर्मियों को ध्यान में रखते हम इसको पूरा का पूरे जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बीसलपुर से पानी लेती हैं, अजमेर, टोंक और जयपुर, उन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में पानी की कटौती के निर्देशन प्राप्त हुए हैं उच्च अधिकारियों से। उसी के तहत हम अजमेर के अंदर जो हमारा जो थ्रेशोल्ड लेवल था कि हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए 302 ml बिलियन लीटर पानी लेते थे, उसको घटा करके 275 के करीब हम आएंगे धीरे धीरे। और इसी को करने के लिए, इसी को अंजाम देने के लिए आज 12 सितंबर 2021 है, आज से हमने अजमेर शहर के अंदर कटौती शुरू कर दी है। करीब 25 जोन के करीब हमारे ऐसे हैं जो 72 में हमने डाले हैं और अगले 2 दिन के अंदर पूरे शहर को हम 72 घंटे के अंदर ला देंगे। और आम जन से अपील है कि इसमें ये 2019 के अंदर भी हमने ये किया था, सबको अच्छा पानी मिला था, सब उपभोक्ता संतुष्ट थे इससे, हमारे पानी की सप्लाई से।
और अभी भी ऐसा ही होगा, इसलिए कोई पैनिक की और कोई डर की आवश्यकता नहीं है। हम ये काम पहले एक बार कर चुके हैं, इसलिए पानी हम एम्पल क्वांटिटी में देंगे। और मेरी अपील है सबसे कि पानी को बचाएं और जितना कम से कम पानी का उपयोग करें वो करने की कोशिश करें। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों का क्षेत्रीय सम्मेलन व कार्यकारिणी चुनाव संपन्न। अजमेर आगार, अजमेरू आगार और रिटायर्ड एसोसिएशन के संपन्न चुनाव के बाद छठे चरण के आंदोलन को लेकर बनाई रणनीति। राजस्थान परिवहन निगम के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा रोडवेज के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की तत्कालीन ज्वलंत मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के बीच रविवार को भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, अजमेर आगार, अजमेरू आगार और रिटायर्ड एसोसिएशन के हर 3 साल में होने वाले कार्यकारिणी चुनाव इस साल 3.5 साल बाद संपन्न कराए गए। जो हमारा ऊपर प्रांत से आज जो हमारी प्रक्रिया है, हमारी सम्मेलन है, वो हमारे 6 डिपो का है। भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर, अजमेर, अजमेरू, रिटायर्ड एसोसिएशन। तो ये हमारे हर 3 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं। वो लगभग 3.5 साल हो चुके थे, वो कराना जरूरी था, प्रदेश से हमारे आदेश थे, वो आज करा दिए गए सर्वसम्मति से। और ये आंदोलन की रूपरेखा हम आगे जो हमारे प्रांत से आदेश हैं, 3 महीने के अंदर जो प्रक्रिया आंदोलन है उसी के तहत कार्य होता रहेगा। राजस्थान सरकार से हमारी मांगें मांगने के लिए हम मांग करते रहेंगे और हम आंदोलन को पूरा करते रहेंगे। जब तक हमारी मांगें मंजूर नहीं होगी, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। प्रांतीय आदेशों के तहत पूर्व में रोडवेज प्रबंधन और सरकार के खिलाफ रोडवेज कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर जारी आंदोलन पूर्व की भांति जारी रखने का निर्णय लिया गया। एटक यूनियन के हजारीलाल चौधरी ने बताया कि कोरोना की वजह से इस बार 3.5 साल बाद चुनाव संपन्न कराए गए हैं। संयुक्त मोर्चे के उप महासचिव बजरंगलाल शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में मासिक वेतन में पेंशन हर माह की 1 तारीख को दी जाए, जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए, जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग का लाभ दिलाया जाए, 5 वर्ष में करीब 4000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभ एक मुश्त भुगतान किए जाएं। इन मांगों को लेकर सरकार और रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ पूर्व की भांति आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। देखियो साथियों, आज का जो सम्मेलन रहा वो मुख्य तौर से एटक यूनियन का रहा और एटक यूनियन इसके बिरादना हमारी रिटायर्ड एसोसिएशन है, एम्प्लॉयज एसोसिएशन, रिटायर्ड एसोसिएशन जो है उनका भी चुनाव अजमेर का यूनिट का हुआ है। और ये जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के अंदर हमारे अजमेर में स्थित जो अजमेर आगार है, अजमेर आगार के अलावा अजमेरू आगार है और अजमेरू आगार की जो यहाँ की रिटायर्ड एसोसिएशन की कार्यकारिणी 3 यूनिटों का यहाँ चुनाव सम्मेलन हुआ। इस 3 यूनिटों का सम्मेलन हमने क्षेत्रीय सम्मेलन के साथ में किया और क्षेत्रीय समिति का भी चुनाव हमने कराया। और इन चुनावों के बीच में मंशा यही रही हमारी कि हम नए साथी इस सम्मेलन के बतौर हम चुनाव में लाना चाहते थे। जो रोडवेज के अंदर वर्तमान के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों में हमारी युवा शक्ति काम करेगी, हमारी पुरानी जो रिटायर्ड एसोसिएशन की शक्ति वो भी काम करेगी और ये एटक और रिटायर्ड एसोसिएशन का एक साथ मिलकर के हमारे आगे जो रोडवेज में आने वाले भावी आंदोलन है, जो हमारी डिमांडें हैं, उसके बारे में सरकार के विरुद्ध में हमारा जो पक्ष रखना है वो हम आगे होकर के लड़ेंगे। और इन सम्मेलनों में हमने बड़े सर्वसम्मति से कराए हैं, सबके मंथन से कराए हैं, सबकी सूझबूझ से कराए, सबसे राय मशवरा कराए और सबसे सर्वसम्मति से मिलकर के आज हमारा क्षेत्रीय समिति का सम्मेलन चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई है। अजमेर आगार की पूरी हुई है, अजमेरू आगार की पूरी है और रिटायर्ड एसोसिएशन की पूरी हुई है। यहाँ लगभग कमेटी के अंदर हमारा जो संविधान बना हुआ है लोकतांत्रिक तरीके से, हमारा 1 यूनिट की कमेटी के अंदर उसके अंदर हमारा 32 सदस्यों का एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत सदस्यों का नामांकन होता है। उस 32 के अंदर हम 13 या 14 सदस्य तो हम कार्यकारिणी में लेते हैं और इसके बाद में हमारे सदस्य होते हैं, 20 नाम हम सदस्यों में लेते हैं। ऐसे करके 20 और 13 33 34 सदस्यों के आसपास होता है। हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराते हैं। फेडरेशन के धर्मवीर सिंह चौधरी ने बताया कि रोडवेज से रिटायर्ड हुए रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन भुगतान और सेवानिवृत्ति के परिलाभ दिलाने, समय पर वेतन और पेंशन भुगतान किए जाने, 7वां वेतन आयोग लागू किए जाने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर 6 चरणों का आंदोलन पूरा हो चुका है। राजस्थान स्टेट एम्प्लॉयज यूनियन के संगठन चुनाव में संयुक्त मोर्चे द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के 6 दौर पूरे होने के बाद अब 5 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय रैली, 25 और 26 अक्टूबर को दिन रात के धरने और 27 अक्टूबर को 24 घंटे की हड़ताल की जाएगी। रोडवेज कर्मचारी जिनमें एटक, C2, इंटक के सभी श्रमिक संगठन एकजुट होकर सरकार और रोडवेज प्रबंधन से अपनी मांगें पूरी कराकर रहेंगे। ऐसा है,
राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन, ये राजस्थान वाइड संगठन है। इसकी 52 ब्रांचें हैं और उसमें से हमारे अजमेर में जो ब्रांचें हैं राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज़ यूनियन की, उसमें से अजमेर आगार है, अजमेरू आगार है, और हमारा जो है एसोसिएशन जो अलग से बना हुआ है उसका भी है, और ये एक क्षेत्रीय कमेटी जो हमारी होती है उसके ये कुल मिला के 4 कमेटियों के आज ये चुनाव सम्मेलन था और वो अब चुनाव होके वो बिल्कुल संपन्न हो चुका है। इस जो सम्मेलन में जो बातें कही गई हैं वो मुख्य रूप से हमारा संयुक्त मोर्चा है राजस्थान रोडवेज में, जिसमें एटक, सीटू, इंटक, एसोसिएशन, बीजेएमएम और कल्याण समिति 6 संगठन शामिल हैं। उनकी तरफ से पूरे राजस्थान में ये संघर्ष चल रहा है। हमारे संघर्ष के 6 दौर पूरे हो चुके हैं। हमारे प्रदर्शन हो चुके हैं, अर्धनगर प्रदर्शन हो चुके हैं, धरने हो चुके हैं और अभी हमारी ये मीटिंगों का सिलसिला जारी है। अगला प्रोग्राम हमारा 5 अक्टूबर का प्रदेश स्तरीय रैली का है। जयपुर में विशाल जो है हम रैली निकालेंगे। उसके बाद में 25-26 तारीख के हमारे दिन रात के धरने हैं पूरे राजस्थान में सभी संगठनों की तरफ से, और 27 अक्टूबर को 24 घंटे की चक्का जाम हड़ताल है पूरे राजस्थान में। और जो हमारी मुख्य मांगें हमारी हैं कि हमारे सेवारत कर्मचारी हैं जो पेंशनर हैं उनको 7वां वेतन आयोग पूरे राजस्थान के कर्मचारियों को सभी को दे दिया गया है, केवल रोडवेज में नहीं मिला है। हमारी मांग है ये रोडवेज में 7वां वेतनमान लागू हो। हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, पिछले 60 महीने से जो है उनको किसी भी तरीके का भुगतान नहीं मिला है। करीबन 500 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान है, उनको सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान हो और जनता की सुविधा के लिए ये रोडवेज चले, अच्छी सुविधा दे। इसके लिए कम से कम राज्य सरकार 1500 गाड़ियों के लिए हमको फंड उपलब्ध कराए और इनके संचालन करने के लिए आज की तारीख में केवल 12,500 कर्मचारियों की संख्या बच गई है। 9,000 रिक्त पद पड़े हैं। हमारी डिमांड है उन रिक्त पदों पर भी नई भर्ती की जाए। तो इन सारी मुख्य डिमांडों को लेके ये हमारा साझा संघर्ष है और इसी का ज़्यादातर वक्ताओं ने विस्तार के साथ में इस सम्मेलन में बताया। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।